नमस्कार और स्वागत है आप सबका सुन लो यूपीएससी पर। आज हम इतिहास के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानियों में कहीं खो सा जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। आम आदमी की रोटी, रोजगार, व्यापार, ये सब कैसा था मध्यकालीन भारत में, सल्तनत काल में, मुगल काल में। हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या हम सच में वो सोने की चिड़िया थे जिसके किस्से हम सुनते आए हैं, या फिर जैसा कुछ औपनिवेशिक इतिहासकारों ने दावा किया, हम एक पिछड़े हुए स्थिर देश थे? और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों के बीच एक गर्मा गर्म बहस का विषय है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना क्रिटिकली जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे इग्नू के स्टडी मटेरियल की यूनिट 2 की मदद से। यूनिट का नाम है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन। मैं फिर से दोहराता हूं, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द मिडिवल इकोनॉमी। हाँ, ये यूनिट इसी बारे में है कि इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे समझा है, उनके क्या अलग अलग नजरिए रहे हैं, और ये नजरिए, ये पर्सपेक्टिव्स समय के साथ कैसे बदले हैं। और ये समझना क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब यूपीएससी के लिहाज से? देखिए, ये यूपीएससी मेंस के लिए, खासकर इतिहास वैकल्पिक, हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको सिखाएगा कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाता है। अच्छा। आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि औपनिवेशिक सोच, जो कॉलोनियल माइंडसेट था, उसको कैसे चुनौती दी गई। फिर मार्क्सवादी इतिहासकारों के क्या तर्क थे, और बाद में जो संशोधनवादी इतिहासकार आए, उनका क्या कहना था। मतलब ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा। एग्जैक्टली। क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होगी, आप इतिहास की परतों को बेहतर समझ पाएंगे। तो इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को क्या मिलेगा, क्या उम्मीद कर सकते हैं वो? उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप ये समझ जाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य ऐतिहासिक विचार क्या रहे हैं, कौन से प्रमुख इतिहासकार हैं इस क्षेत्र में, जैसे W.H. मॉरलैंड का नाम आएगा, इरफान हबीब का नाम आएगा। हाँ, ये नाम तो सुने हैं। उनके मुख्य तर्क क्या थे, और आजकल इस फील्ड में क्या नए रुझान चल रहे हैं, क्या न्यू ट्रेंड्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि सोर्स मटेरियल की हर लाइन को बारीकी से समझें, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सवाल ये उठता है कि आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री का अध्ययन इतना नया क्यों है? मतलब इतिहासकारों ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, शुरुआती दौर में इतिहासकारों का ज्यादा फोकस राजनीतिक और वंशावधि बदलावों पर रहता था। राजा कौन बना, कौन सी लड़ाई हुई, साम्राज्य कैसे फैला या सिकड़ा, इस तरह की चीजों पर। मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री हावी थी। बिल्कुल। आर्थिक पहलू, जैसे कि लोग क्या उगाते थे, कैसे व्यापार करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सब पर उतना जोर नहीं था। ये एक तरह से साइड लाइन में था। और जब हम यहाँ अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ पैसा, लेन देन? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। यहाँ अर्थव्यवस्था का मतलब है समाज की भौतिक नींव, उसकी मटेरियल फाउंडेशंस, कैसे संपत्ति और संसाधनों का वितरण होता है। अच्छा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एसेट्स। अच्छा। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि उत्पादन कैसे होता है, उसका वितरण कैसे होता है, और इन सब से जुड़े सामाजिक संबंध कैसे हैं, ये पूरा ताना बाना अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो शुरू में इसे एक अलग स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनमस ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस के तौर पर नहीं देखा जाता था। नहीं, अक्सर इसे राजनीतिक इतिहास के तहत ही देखा जाता था, उसी का एक हिस्सा मानकर। इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर उभरना, ये बाद की बात है। समझ गया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2.2 पर, औपनिवेशिक धारणा यानी कॉलोनियल परसेप्शन। आपने W.H. मॉरलैंड का जिक्र किया था। हाँ, विलियम हैरिसन मॉरलैंड, W.H. मॉरलैंड औपनिवेशिक काल के शुरुआती और शायद सबसे प्रभावशाली इतिहासकारों में से एक, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखा। उनकी 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। कौन कौन सी? पहली, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, जो 1920 में आई। दूसरी, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, 1923 में। और तीसरी, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, 1929 में। मैं फिर से दोहराती हूँ, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर 1920, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब 1923 और एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया 1929 में। जी,
तो मॉडलैंड का मुख्य तर्क क्या था? उनका क्या कहना था मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में? उनका नजरिया, जैसा मैंने कहा, काफी निराशावादी था। उनका मानना था कि मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था या तो स्थिर थी, स्टैग्नेंट, या फिर पतन की ओर जा रही थी, डिक्लाइनिंग। स्थिर या पतनशील? क्यों? क्या कारण दिए उन्होंने? उनका मुख्य तर्क ये था कि काय का जो मुख्य स्रोत था वो लगान वसूली थी, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। जो शासक वर्ग था, रूलिंग क्लास, वो किसानों से उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा छीन लेता था। मोलैंड ने हिसाब लगाया कि प्रोड्यूसर्स इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शासक वर्ग ले जाता था। और उस पैसे का होता क्या था? वही तो, मोरलैंड का कहना था कि शासक वर्ग इस पैसे को अपनी विलासिता, लग्जरी एंड डिस्प्ले, शानो शौकत दिखाने में उड़ा देता था। सेना रखने पे खर्च करता था। लेकिन उत्पादन बढ़ाने में या किसानों की हालत सुधारने में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। इसी को उन्होंने आर्थिक परजीविता कहा, इकोनॉमिक पैरासिटिज्म। आर्थिक परजीविता, ये शब्द थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक पैरासिटिज्म का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, खासकर शासक वर्ग, खुद कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों की, यानी किसानों और कारीगरों की मेहनत पर जी रहा है। जैसे एक परजीवी होता है ना, जो मेजबान के शरीर से पोषण लेता है, उसे कमजोर करता है। हाँ, समझ गया। मतलब शासक वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे चूस रहा था, एक तरह से। बिल्कुल, यही मोरलैंड का तर्क था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यूरोपीय वाणिज्य, जो यूरोपियन कॉमर्स शुरू हुआ भारत में, उसके शुरुआती प्रभाव को भी नकारात्मक ही देखा। अच्छा, आमतौर पर तो माना जाता है कि यूरोप के आने से व्यापार बढ़ा। हाँ, लेकिन मोरलैंड का तर्क अलग था। उनका मानना था कि यूरोपीय व्यापार ने भारत की जो अपनी उत्पादक ऊर्जाएं थीं, जो प्रोडक्टिव एनर्जीज थीं, उन्हें भी नष्ट कर दिया। मतलब उनका नजरिया हर तरफ से निराशावादी था। वो मध्यकालीन भारत को एक अंधकारमय दौर के रूप में देखते थे, आर्थिक रूप से। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। क्या इस दृष्टिकोण को चुनौती नहीं मिली? मिली, और जोरदार चुनौती मिली। ये हमें ले आता है सेक्शन 2.3 पर, औपनिवेशिक दृष्टिकोण की आलोचना, अ क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल अप्रोच। ये जो निराशावादी नजरिया था मोरलैंड का, इसका खंडन 1960 के दशक में और उसके बाद बहुत प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। और इसमें मुख्य नाम किसका आता है? हाँ, इनका नाम तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन से जुड़ा है। बिल्कुल। उनकी सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, जो पहली बार 1969 में छपी और फिर 1999 और 2014 में इसके संशोधित संस्करण भी आए। मैं फिर से दोहराती हूँ, इरफान हबीब, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसके अलावा उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख भी है, पोटेंशियलिटीज ऑफ कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया। ये भी 1969 का ही है। अच्छा, तो हबीब साहब के मुख्य तर्क क्या थे? उन्होंने मॉडलैंड की बात को कैसे काटा? हबीब और उनके जैसे अन्य इतिहासकारों ने मॉडलैंड की स्थिर या पतनशील अर्थव्यवस्था वाली तस्वीर को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने सबूतों के आधार पर दिखाया कि मध्यकालीन भारत में, खासकर मुगल काल में, अर्थव्यवस्था काफी गतिशील थी। कैसे? क्या सबूत दिए उन्होंने? कई चीजें गिनाई, जैसे उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति का अस्तित्व था, प्राइवेट प्रॉपर्टी मौजूद थी, जमीन के हस्तांतरणीय अधिकार थे, मतलब एलियनेबल राइट्स, जमीन खरीदी बेची जा सकती थी। अच्छा, मॉडलैंड शायद इस पे सहमत नहीं थे। मॉडलैंड का जोर राज्य के प्रभुत्व पर ज्यादा था। हबीब ने दिखाया कि नहीं, निजी अधिकार भी महत्वपूर्ण थे। फिर उन्होंने बताया कि भारत में एक बहुत विकसित बैंकिंग और व्यापार नेटवर्क था। व्यापारी और बैंकर हुंडी जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। डबल एंट्री बुक कीपिंग का भी चलन था। डबल एंट्री बुक कीपिंग मध्यकालीन भारत में, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि वाणिज्यिक व्यवस्था कितनी परिष्कृत थी। इसके अलावा विशेषज्ञ कारीगरों के संगठन थे, स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स थे, जो बेहतरीन माल बनाते थे। और ये माल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि बाहर भी निर्यात होता था। निर्यात? किन चीजों का? कपड़ा तो सबसे मशहूर था ही, खासकर सूती कपड़ा। इसके अलावा हस्तशिल्प की वस्तुएं, मसाले, अनाज भी निर्यात होता था। और ये निर्यात सिर्फ यूरोपीय कंपनियों के जरिए नहीं होता था। भारतीय व्यापारी सीधे तौर पर भी एशिया और अफ्रीका के दूसरे हिस्सों से व्यापार करते थे। मतलब अर्थव्यवस्था काफी जीवंत थी, स्टैटिक नहीं थी, जैसा मॉडलैंड कह रहे थे। बिल्कुल।
स्रोत सामग्री में 7 मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो औपनिवेशिक धारणा को चुनौती देते हैं। हाँ, वो 7 बिंदु क्या हैं? उन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। पहला बिंदु है उच्च वाणिज्यकरण, हाई डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन। मतलब अर्थव्यवस्था में लेन देन और व्यापार का स्तर काफी ऊंचा था। चीजें सिर्फ स्थानीय जरूरत के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए, बेचने के लिए बनाई जा रही थी। ठीक है। दूसरा? परिष्कृत वित्तीय संस्थान, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसा मैंने बताया, बैंकिंग, हुंडी, बीमा ये सब मौजूद था, जो व्यापार को आसान बनाता था। तीसरा निजी शहर और आपूर्ति लाइनें। मतलब ऐसे शहर और कस्बे थे जो निजी व्यापार और उद्यम पर फल फूल रहे थे और उनको सामान पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रास्ते थे। चौथा भूमि स्वामित्व प्रणाली। इसमें सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि निजी स्वामित्व और तरह तरह के अधिकार शामिल थे जो मोरलैंड के मॉडल से ज्यादा जटिल थे। पांचवा है उच्च श्रम भूमि अनुपात। इसका मतलब है कि जमीन की तुलना में खेती करने वाले मजदूर ज्यादा थे। इससे जमीन की कीमत और उस पर नियंत्रण का महत्व बढ़ जाता है। छठा नकदी मूल्य वाली हिस्सेदारी। ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। इसका मतलब है कि जो जागीरें या पद अधिकारियों को दिए जाते थे, उनका मूल्य नकदी में आंका जाता था। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन कितना गहरा था। और सातवां और आखिरी बिंदु, सातवां विशिष्ट व्यापारी समुदाय, स्पेशलाइज्ड कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स। भारत में अलग अलग व्यापारी समुदाय थे, जैसे बनिया, खत्री, मारवाड़ी, चेट्टी, बोहरा, जो व्यापार और वित्त में माहिर थे और उनका अपना एक नेटवर्क था। तो इन 7 बिंदुओं से ये साफ है कि मोरलैंड की जो तस्वीर थी वो अधूरी थी, या शायद कहें कि एक खास नजरिए से बनाई गई थी। हाँ, कह सकते हैं। हबीब और उनके बाद के कई इतिहासकारों ने दिखाया कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की काफी संभावनाएं थी, उसमें जटिलता थी, गतिशीलता थी। लेकिन अगर इस बात पर आम सहमति बन गई थी तो फिर बहसें जारी क्यों रहीं? ये हमें लाता है सेक्शन 2.4 पर प्रमुख प्रवृत्तियां, मेजर ट्रेंड्स। मुद्दे क्या थे जिन पर इतिहासकार अब भी सहमत नहीं थे? हाँ, आम सहमति इस बात पर तो बनी कि मोरलैंड का नजरिया सही नहीं था, लेकिन फिर नए सवाल खड़े हुए, जैसे 18वीं शती में जो बदलाव आए, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, उसका कारण क्या था? उसकी प्रकृति क्या थी? क्या वो सिर्फ पतन था या उसमें कुछ निरंतरता भी थी? अच्छा, 18th सेंचुरी ट्रांजिशन का मुद्दा। बिल्कुल। फिर अवधि निर्धारण, पीरियडाइजेशन का सवाल था। मध्यकाल कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? क्या पूरे दौर को एक मान सकते हैं? हाँ। फिर अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या थीं, ट्रेंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और यूरोप का प्रभाव कितना और कैसा था, इम्पैक्ट ऑफ यूरोप। ये सब बहस के मुद्दे बन गए। और इन बहसों के चलते इतिहास लेखन में अलग अलग समूह या धाराएं बन गई। हाँ, मोटे तौर पर 4 समूह या क्लस्टर्स पहचाने जा सकते हैं जो अलग अलग तरह के स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कौन से हैं वो 4 समूह? पहला समूह वो है जो फारसी स्रोतों पर ज्यादा निर्भर करता है और उसका फोकस अक्सर राजकोषीय मुद्दों, मतलब फिस्कल मैटर्स, लगान वगैरह पर रहता है। ठीक। दूसरा समूह यूरोपीय अभिलेखागारों, यूरोपियन आर्काइव्स, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देता है और उनका फोकस व्यापार, खासकर समुद्री व्यापार पर होता है। तीसरा है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर फोकस करता है, रीजनल फोकस। और चौथा समूह उत्तर मुगल काल यानी पोस्ट मुगल पीरियड और संक्रमण काल, ट्रांजिशन पर केंद्रित है, जो 18वीं सदी के बदलावों को समझने की कोशिश करता है। तो ये तो स्रोत और फोकस के आधार पर हुए समूह, लेकिन वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजिकली क्या मुख्य धाराएं रहीं? वैचारिक रूप से 3 मुख्य प्रतिमान या पैराडाइम्स माने जाते हैं। पहला राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट, दूसरा मार्क्सवादी और तीसरा संशोधनवादी। अच्छा, तो अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं राष्ट्रवादियों की। सेक्शन 2.4.1 द नेशनलिस्ट्स। ये दृष्टिकोण कब और क्यों उभरा? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा। ये असल में औपनिवेशिक दृष्टिकोण की सीधी प्रतिक्रिया थी, जो अंग्रेज इतिहासकार भारत को पिछड़ा हुआ दिखा रहे थे, ये उसके जवाब में था। तो इनका मुख्य तर्क क्या था राष्ट्रवादियों का?
उनका मुख्य तर्क था कि औपनिवेशिक काल से पहले यानी अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक समृद्ध, एकीकृत और गतिशील देश था। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, समाज में एक तरह की समग्रता, कंपोजिट कल्चर थी। मतलब सोने की चिड़िया वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना था कि भारत में जो पतन आया वो बाहरी औपनिवेशिक शोषण के कारण आया। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उसकी वजह से भारत पिछड़ गया। इसमें भारत की कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं थी। तो इस दृष्टिकोण में एक तरह का राष्ट्रीय गौरव का भाव था। बिल्कुल, एक तरह से ये कहना था कि हम तो बहुत अच्छे थे, अगर ये बाहरी ताकतें ना आती तो हम एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकते थे, इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकते थे। समझ गया। अब आते हैं दूसरे पैराडाइम पर, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, सेक्शन 2.4.2 मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये कब प्रभावशाली हुआ? मार्क्सवादी दृष्टिकोण भारत में आज़ादी के बाद खासकर 1950 और 60 के दशक में काफी प्रभावशाली हुआ। इरफान हबीब, जैसा हमने पहले जिक्र किया, इस धारा के प्रमुख स्तंभों में से हैं। राष्ट्रवादियों से इनकी क्या समानता थी और क्या अंतर था? समानता ये थी कि मार्क्सवादी इतिहासकार भी मानते थे कि पूर्व औपनिवेशिक भारत में, मतलब प्री कॉलोनियल इंडिया में, विकास की काफी क्षमता थी। वो भी औपनिवेशिक शोषण की आलोचना करते थे। और अंतर? अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। राष्ट्रवादी जहां बाहरी शोषण पर जोर देते थे, वहीं मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारत के अंदरूनी वर्ग शोषण यानी इंटरनल क्लास एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस किया। अंदरूनी वर्ग शोषण मतलब? वर्ग था पॉलिटिकल लैंडलॉर्ड एरिस्टोक्रेसी यानी राजा, मनसबदार, जमींदार वगैरह। दूसरी तरफ व्यापारी पूंजीपति थे, मर्चेंट कैपिटल थे। ये दोनों मिलकर किसानों और कारीगरों का शोषण करते थे। तो विकास क्यों नहीं हो पाया फिर, अगर क्षमता थी? मार्क्सवादी तर्क ये था कि ये अभिजात वर्ग किसानों से अधिशेष का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अप्रोप्रिएशन ऑफ अ लार्ज सरप्लस, छीन लेता था। लेकिन इस अधिशेष को उत्पादन बढ़ाने में लगाने के बजाय वो उसे अपनी विलासिता या सैन्य खर्चों में उड़ा देते थे। व्यापारी वर्ग भी मुनाफा कमाता था, लेकिन वो भी उत्पादन के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में असफल रहा। तो ये वही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने वाली बात हो गई। मतलब किसानों से इतना निचोड़ लिया कि अर्थव्यवस्था आगे ही नहीं बढ़ पाई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इरफान हबीब ने इसी संदर्भ में ये कहावत इस्तेमाल की थी। उनका कहना था कि शासक वर्ग ने किसानों से इतना ज्यादा लगान वसूला कि उनके पास अपनी खेती सुधारने या विस्तार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। इससे अर्थव्यवस्था की बढ़ने की क्षमता सीमित हो गई। और उपनिवेशवाद का क्या असर हुआ मार्क्सवादी नजरिए से? उनके अनुसार उपनिवेशवाद ने आकर इन मौजूदा शोषणकारी प्रवृत्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने नई तरह की भूमि व्यवस्था लागू की, जिससे किसानों पर बोझ और बढ़ा। उन्होंने भारत से धन की निकासी की, तो जो अंदरूनी शोषण पहले से चल रहा था, उपनिवेशवाद ने उसे और गहरा कर दिया। अच्छा, इसमें एक जबरन वाणिज्यीकरण, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन की अवधारणा भी आती है, वो क्या है? हाँ, फोर्स कमर्शलाइजेशन की अवधारणा बाद में और विकसित हुई। इसका संबंध राज्य की राजकोषीय जरूरतों से जोड़ा गया। मतलब मध्यकालीन भारतीय राज्य को, खासकर मुगलों को, अपनी सेना और प्रशासन चलाने के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था। कितना ज्यादा? इरफान हबीब का अनुमान था कि राज्य कृषि उपज का अविश्वसनीय रूप से उच्च अनुपात लगान के रूप में लेता था, कभी-कभी तो 50% तक। 50%? हाँ, अब इतना ज्यादा लगान अगर नकदी में देना पड़े तो किसान मजबूर हो जाता था कि वो सिर्फ अपने खाने के लिए अनाज न उगाए, बल्कि ऐसी फसलें उगाए जिन्हें बाजार में बेचकर नकद पैसा मिल सके, जैसे कपास, गन्ना, नील। तो वाणिज्यीकरण तो हुआ, लेकिन वो किसान की अपनी मर्जी से या बाजार के खिंचाव से नहीं हुआ, बल्कि राज्य के दबाव की वजह से हुआ। एग्जैक्टली। इसी को फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन कहा गया। ये मार्क्सवादी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो अगर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को संक्षेप में बताना हो तो क्या कहेंगे? संक्षेप में मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि मध्यकालीन भारत में आर्थिक विकास तो हुआ, वाणिज्य भी बढ़ा, लेकिन ये सब एक स्थिर संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम के दायरे में ही रहा। क्रांति नहीं आई। इसका मुख्य कारण था शासक वर्ग द्वारा किसानों का भारी शोषण। राजस्व सौंपने की व्यवस्था, रेवेन्यू असाइनमेंट, जागीर्स पर उनका बहुत जोर था। व्यापारिक पूंजी भी थी, लेकिन वो ज्यादातर शासक वर्ग के मातहत एक उपांग की तरह ही काम करती थी।
अर्थव्यवस्था का चरित्र मूलतः बलपूर्वक था, क्योंकि मुख्य चालक शक्ति शासक वर्ग द्वारा अधिशेष का विनियोजन, एप्रोप्रिएशन था। और ये विचार 1960-70 के दशक में काफी प्रभावी रहा। हाँ, उस दौर में ये प्रमुख व्याख्याओं में से एक था। इसने मोरलैंड के औपनिवेशिक नजरिए को तो सफलतापूर्वक चुनौती दी, लेकिन फिर इसकी अपनी आलोचनाएं भी शुरू हुईं। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2.4.3 पर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना, अ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। इस आलोचना में किस प्रकाशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया CEHI वॉल्यूम 1 का प्रकाशन, जो 1982 में आया। मैं फिर दोहराती हूँ, CEHI वॉल्यूम 1 1982। इसे तपन राय चौधरी और इरफान हबीब ने ही संपादित किया था, लेकिन इसमें कई और इतिहासकारों के लेख भी थे। तो CEHI ने एक तरह से उस समय तक की जानकारी को संकलित किया। हाँ, इसने बहुत सारी जानकारी को एक जगह लाया और एक तरह का बेंचमार्क स्थापित किया। लेकिन इसके प्रकाशन के बाद इसमें प्रस्तुत कुछ मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी मान्यताओं की भी आलोचनाएं शुरू हुईं। क्या थी वो मुख्य आलोचनाएं? कई आलोचनाएं थीं। पहली, कालक्रम, क्रोनोलॉजी को लेकर। आलोचकों ने कहा कि CHI ने और उससे पहले के कई अध्ययनों ने प्रारंभिक मध्यकाल 8th-12th सेंचुरी को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मध्यकाल को सीधे 1206 यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शुरू किया और 1750 में अचानक खत्म कर दिया। हाँ, ये तो इतिहास के एक बड़े हिस्से को छोड़ देना हुआ। निरंतरता की समस्या। बिल्कुल। इससे लगता है कि 1206 से पहले कुछ था ही नहीं, या 1750 के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। इतिहास ऐसे नहीं चलता। दूसरी बड़ी आलोचना राज्य के प्रभुत्व को लेकर थी। राज्य का प्रभुत्व मतलब? CHI में, खासकर इरफान हबीब के लेखन में, ये दिखाया गया था कि राज्य बहुत शक्तिशाली था और किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूलता था। जैसा मैंने कहा, कुल उपज का 50% तक। और आलोचना क्या थी इस पर? आलोचकों ने पूछा कि क्या ये तस्वीर पूरे भारत के लिए सही है? क्या हर जगह इतना ही लगान वसूला जाता था? उन्होंने दक्षिण भारत, राजस्थान, बंगाल जैसे क्षेत्रों के सबूत पेश किए, जहां शायद राज्य का नियंत्रण उतना मजबूत नहीं था या लगान की दरें अलग थीं। मतलब ये मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन कि सिर्फ राज्य का भारी शोषण ही सब कुछ तय कर रहा था, ये काफी नहीं है। सही कहा। आलोचकों ने कहा कि और भी कारक थे, जैसे स्थानीय स्तर पर शांति का माहौल, मददे मार्श अनुदान जैसी जमीनें थीं जो राज्य के सीधे नियंत्रण से बाहर थीं। कई ऐसे विपणन केंद्र उभर रहे थे जो राज्य के नियंत्रण में नहीं थे। इन सबको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कोई आलोचना CEHI की? एक और बड़ी आलोचना थी स्थिर समाज की धारणा को लेकर। CEHI को पढ़ने से ऐसा लगता था कि लगभग 6 शताब्दियों तक, 1200 से 1750 तक, अर्थव्यवस्था और समाज का पैटर्न कमोबेश एक जैसा ही रहा। लेकिन क्या ऐसा था? क्या कोई बदलाव नहीं हुए? आलोचकों का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं था। महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, जैसे 13वीं-14वीं सदी की अर्थव्यवस्था 16वीं-17वीं सदी की अर्थव्यवस्था से अलग थी। कृषि का लगातार विस्तार हो रहा था। नई जमीनें खेती के तहत लाई जा रही थीं। कृषि में गहनता भी आ रही थी, यानी बेहतर तकनीक, नई फसलें वगैरह। इन बदलावों को CEHI ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया। तो CEHI एक महत्वपूर्ण काम था, लेकिन वो भी अंतिम सत्य नहीं था। उसने आगे की बहस के लिए दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल। और यहीं से उभरते हैं संशोधनवादी इतिहासकार। ये हमें ले आता है सेक्शन 2.4.4 संशोधनवादी। रिविजनिस्ट्स। ये कौन थे? रिविजनिस्ट्स ये वो इतिहासकार हैं जो मोटे तौर पर CHI के बाद यानी 1980 के दशक और उसके बाद सामने आए। इन पर C.A. बेली की किताब का बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। C.A. बेली कौन सी किताब? उनकी बेहद प्रभावशाली किताब है रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी इन द एज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन 1770-1870, जो 1983 में आई थी। मैं फिर दोहराती हूँ, C.A. बेली, रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स, 1983। हालांकि ये किताब बाद के दौर पर है, लेकिन इसने पूर्व औपनिवेशिक भारत को देखने का नजरिया बदला। अच्छा, तो इन संशोधनवादी इतिहासकारों का फोकस किस पर था? और उन्होंने स्रोतों का दायरा भी बढ़ाया। सिर्फ फारसी नहीं, बल्कि स्थानीय भाषाओं के दस्तावेज, वर्नैक्युलर सोर्सेज और यूरोपीय कंपनियों के रिकॉर्ड्स, सबको मिलाकर देखा। तो उनके मुख्य तर्क क्या थे? वो मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी विचारों से कैसे अलग थे?
उनके कई महत्वपूर्ण तर्क थे। पहला, उन्होंने मार्क्सवादियों के केंद्रीकृत और शक्तिशाली राज्य वाले मॉडल को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राज्य उतना भी मोनोलिथिक या ऑल पावरफुल नहीं था जितना माना जा रहा था। क्षेत्रीय गतिशीलता, रीजनल डायनामिक्स बहुत महत्वपूर्ण थी। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अर्थव्यवस्था और राजनीति थी। मतलब एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्होंने विविध वाणिज्यिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया। दूसरा बड़ा तर्क व्यापारियों की भूमिका को लेकर था। व्यापारियों की भूमिका, मार्क्सवादियों ने तो उन्हें शासक वर्ग का उपांग कहा था। हाँ, लेकिन संशोधनवादियों ने कहा कि व्यापारी सिर्फ परजीवी या शासक वर्ग के पिछलग्गू नहीं थे, वो खुद में बहुत गतिशील कर्ता, डायनामिक एक्टर्स थे। अर्थव्यवस्था को चलाने में उनकी अहम भूमिका थी। किस तरह की भूमिका? कई तरह की। वो सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, वो पोर्टफोलियो निवेश करते थे, मतलब अलग अलग कामों में पैसा लगाते थे। वो राज्य के वित्त से भी जुड़े थे, जैसे राजस्व वसूलने के ठेके लेना, जिसे इजारा कहा जाता था। इजारा, ये क्या था? इजारा मतलब रेवेन्यू फार्मिंग। व्यापारी या महाजन राज्य को एकमुश्त रकम देकर किसी इलाके से लगान वसूलने का अधिकार खरीद लेते थे। इससे राज्य को निश्चित आमदनी मिल जाती थी और ठेकेदार को मुनाफा कमाने का मौका। अच्छा, तो व्यापारी राज्य के फाइनेंस में सीधे तौर पर शामिल थे। बिल्कुल, वो श्रद्धांजलि या लगान की रकम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद करते थे। जो सर्राफ या महाजन थे, उनकी टकसाल या बुलियन कंट्रोल यानी सोने चांदी के लेन देन पर काफी पकड़ थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हाँ, उन्होंने क्षेत्रीय और आंतरिक व्यापार की गतिशीलता पर भी जोर दिया, जैसे बंजारा कारवां जो अनाज और दूसरा भारी सामान ढोते थे। तटीय शिपिंग भी बहुत महत्वपूर्ण थी। कोई उदाहरण? जैसे मालवा और बराड़ से कपास बंगाल और कोरोमंडल तट तक जाता था। ये दिखाता है कि देश के अलग अलग हिस्से व्यापार से जुड़े हुए थे। संशोधनवादियों ने गांवों में रहने वाले गैर कृषक समूहों, नॉन पीजेंट ग्रुप्स जैसे कारीगर, व्यापारी, सेवा प्रदाता की भूमिका पर भी ध्यान दिलाया। तो ये मार्क्सवादी विचार की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि और लगान पर टिकी थी, उसको चुनौती दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तीसरा मुख्य तर्क वाणिज्यिक विकास, कमर्शियल डायनामिज्म को लेकर था। उन्होंने पूर्व औपनिवेशिक व्यापार की उस परजीवी वाली धारणा पर सवाल उठाया, जो मॉरलैंड से लेकर कुछ हद तक मार्क्सवादियों तक चली आ रही थी। कैसे? उन्होंने दिखाया कि भारतीय व्यापारी सिर्फ विलासिता की वस्तुओं, लग्जरी गुड्स का ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों समेत बहुत विविध वस्तुओं, डाइवर्स रेंज ऑफ कमोडिटीज का व्यापार करते थे। व्यापार अर्थव्यवस्था का कोई परिधीय पेरिफेरल हिस्सा नहीं था, बल्कि उसका अभिन्न अंग था। और एशियाई व्यापार नेटवर्क के बारे में क्या कहा? उन्होंने एशियाई व्यापार नेटवर्क की अपनी गतिशीलता, एशियन ट्रेड नेटवर्क डायनामिज्म पर बहुत जोर दिया। यूरोप के आने से पहले ही ये नेटवर्क बहुत जीवंत था और इसमें भारतीय व्यापारियों की अहम भूमिका थी। और इसी वजह से यूरोपीय प्रभुत्व से पहले भारत में अच्छा खासा पूंजी संचय हो चुका था। पूंजी संचय मतलब कैपिटल जमा हो रहा था। हाँ, बड़े बड़े व्यापारी घराने थे जिन्हें सेठ्स कहा जाता था, जैसे जगत सेठ। उनका न सिर्फ व्यापार पर बल्कि राजनीति पर भी काफी प्रभाव था। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। संशोधनवादियों ने तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को एक नई रोशनी में दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने जटिलता, गतिशीलता और विभिन्न कर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया, खासकर व्यापारियों की। तो ये तो हुई संशोधनवादी धारा। अब आजकल क्या चल रहा है? सेक्शन 2.5 है नई प्रवृत्तियां, जी, न्यू ट्रेंड्स। अब फोकस किस पर है? आजकल का जो शोध है वो और भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर जा रहा है। अब फोकस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा है। मतलब अर्थव्यवस्था को समाज और संस्कृति से जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, कैसे? अब इतिहासकार सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन, माइक्रो लेवल स्टडीज कर रहे हैं। वो किसी एक गांव, एक समुदाय या एक खास समूह का गहराई से अध्ययन करते हैं। इसमें एथनो हिस्ट्री का प्रयोग बढ़ रहा है। एथनो हिस्ट्री, ये क्या है? एथनो हिस्ट्री का मतलब है इतिहास को समझने के लिए स्थानीय परंपराओं, लोक कथाओं, सामुदायिक रिकॉर्ड्स और मानवशास्त्रीय तरीकों का इस्तेमाल करना। इससे हमें उन लोगों की आवाज सुनने को मिलती है जो अक्सर बड़े ऐतिहासिक वृत्तांतों में खो जाते हैं।
तो किन समूहों या संरचनाओं का अध्ययन हो रहा है अब? अब गैर कुलीन वर्गों नॉन एलीट ग्रुप्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। छोटे व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर, सामुदायिक संरचनाओं का अध्ययन हो रहा है, जैसे जाति, वंश समूह, मंदिर, संप्रदाय, और देखा जा रहा है कि इनका आर्थिक जीवन में क्या भूमिका थी। उपहार और सम्मान जैसी चीजों के आर्थिक महत्व को भी समझा जा रहा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे दक्षिण भारत में वकील्स या दुभाषी होते थे, जो स्थानीय लोगों और यूरोपीय कंपनियों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, उनकी भूमिका का अध्ययन हो रहा है। मारवाड़ी व्यापारियों के नेटवर्क का विस्तार कैसे हुआ, छोटे जमींदारों की क्या भूमिका थी, गैर कुलीन वर्गों द्वारा संपत्ति का संचय कैसे हो रहा था, इस पर भी काम हो रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अब इतिहास जमीनी हकीकत के और करीब जा रहा है। बिल्कुल, उत्पादन संबंधों पर भी पुनर्विचार हो रहा है। अब सिर्फ शोषक बनाम शोषित का सरल मॉडल नहीं देखा जा रहा, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त समूहों और निम्न जाति के किसानों के बीच के जटिल रिश्तों को समझा जा रहा है। और पूंजी के प्रवाह के बारे में? ये भी देखा जा रहा है कि पूंजी का प्रवाह सिर्फ शाही केंद्र से नियंत्रित नहीं था, बल्कि उससे स्वतंत्र भी पूंजी जमा हो रही थी और निवेश हो रही थी। विविध फसल पैटर्न पर ध्यान दिया जा रहा है, और कुछ अध्ययनों से तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में कृषि घनत्व और उपज शायद 19वीं सदी से भी ज्यादा थी। सच में ये तो हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये नए शोध के नतीजे हैं। इसी तरह बाजार और मुद्रीकरण, मार्केट्स मोनेटाइजेशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सवाल? जैसे अब सिर्फ बड़े शहरों पर ही नहीं, बल्कि मध्यवर्ती कस्बों, कस्बास के उदय पर ध्यान दिया जा रहा है। ये कस्बे उत्पादन और व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे थे और आपस में जुड़े हुए थे, इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन सेंटर्स। ग्रामीण कस्बे एक तरह से समग्र इकाई, कंपोजिट यूनिट्स बन रहे थे, जहाँ खेती भी होती थी और गैर खेतियर काम भी। और नकदी के चलन, कैश नेक्सस पर क्या नहीं सोच है? ये कैसे बढ़ा? इस पर भी बहस जारी है। एक मुख्य कारण तो कर संग्रह का व्यवस्थित होना माना जाता है, जैसा मार्क्सवादियों ने भी कहा था, लेकिन साथ ही टकसालों का प्रसार भी एक बड़ा कारण था, जिससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी। और चांदी का प्रवाह, सिल्वर इनफ्लक्स, हाँ, उसका क्या रोल था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। 16वीं सदी के बाद खासकर अमेरिका से दुनिया भर में चांदी का प्रवाह बढ़ा। भारत का व्यापार संतुलन, ट्रेड सरप्लस, अक्सर सकारात्मक रहता था, मतलब हम निर्यात ज्यादा करते थे और आयात कम। तो बदले में बाहर से बहुत सारी चांदी भारत आई। इस चांदी से टकसालों में सिक्के ढाले गए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन तेजी से बढ़ा। समझ गया। तो कर व्यवस्था, टकसाले और चांदी का आना, इन सब ने मिलकर नकदी के इस्तेमाल को बढ़ाया। हाँ, और आखिर में यूरोपीय कंपनियों की भूमिका पर भी अब ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाया जा रहा है। वो कैसे? शुरुआत में यूरोपीय कंपनियां यहाँ आईं तो वो मौजूदा एशियाई व्यापार नेटवर्क में ही एकीकृत, इंटीग्रेटेड हुईं। वो भारतीय व्यापारियों और दलालों पर निर्भर थीं, लेकिन धीरे धीरे खासकर 18वीं सदी में वो ज्यादा हावी होती गईं और उन्होंने भारतीय व्यापारियों को कई क्षेत्रों से बाहर कर दिया। तो भारतीय व्यापारी कमजोर क्यों पड़ गए? क्या सिर्फ यूरोपीय कार्रवाई जिम्मेदार थी? ये भी बहस का मुद्दा है। यूरोपीय कंपनियों की आक्रामकता तो एक बड़ा कारण थी ही, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद कुछ आंतरिक कारक भी रहे होंगे, जैसे भारतीय राज्यों का कमजोर पड़ना, या शायद भारतीय व्यापारियों के अपने संगठन या तकनीक में कुछ कमी रही हो। इस पर अभी शोध जारी है। कमाल है। तो ये पूरी यात्रा, ये हिस्टोरियोग्राफी कितनी जटिल और परतदार है। बिल्कुल, और यही इतिहास की खूबसूरती है कि वो कभी स्थिर नहीं रहता। नए सवाल, नए स्रोत, नए नजरिए उसे हमेशा बदलते रहते हैं। तो चलिए अब सेक्शन 2.6 यानी सारांश पर आते हैं। इस पूरी चर्चा का एक संक्षिप्त पुनर्कथन करते हैं। जरूर। हमने अपनी यात्रा शुरू की औपनिवेशिक दृष्टिकोण से, खासकर W.H. मोडलैंड के विचारों से, जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादातर स्थिर या पतनशील इकोनॉमिक पैरासिटिज्म बताया। फिर इस निराशावादी दृष्टिकोण को चुनौती मिली। हाँ, पहले राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने आलोचना की, जिन्होंने कहा कि भारत तो समृद्ध था, स्वर्ण युग जैसा, पतन बाहरी औपनिवेशिक शोषण से आया। और फिर मार्क्सवादी इतिहासकार आए। बिल्कुल, मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब ने माना कि क्षमता थी, लेकिन उन्होंने आंतरिक वर्ग शोषण, किलिंग द गूज, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन,
को विकास में बाधा बताया और औपनिवेशिक प्रभाव को भी शोषण बढ़ाने वाला माना। इसके बाद CEHI वॉल्यूम 1 आया, जिसने एक बेंचमार्क बनाया, पर उसकी भी आलोचना हुई। सही कहा। CEHI की आलोचनाओं, कालक्रम, राज्य का अतिप्रभुत्व, स्थिर समाज ने संशोधनवादी रिविजनिस्ट इतिहासकारों के लिए रास्ता बनाया, जो C.A. बेली से प्रभावित थे। और संशोधनवादियों ने किस पर जोर दिया? उन्होंने क्षेत्रीय गतिशीलता, व्यापारियों की सक्रिय भूमिका, डायनामिक एजेंसी, राज्य समाज के जटिल संबंधों और पूर्व औपनिवेशिक वाणिज्य की जीवंतता पर जोर दिया। और अंत में आजकल की नई प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जमीनी स्तर के अध्ययन, माइक्रो हिस्ट्री, एथनो हिस्ट्री और गैर कुलीन समूहों, सामुदायिक संरचनाओं और बाजार व मुद्रा के चलन जैसे मुद्दों पर और ज्यादा गहराई से काम कर रही हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला शोध का क्षेत्र है। कोई अंतिम जवाब अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं, और शायद मिलेगा भी नहीं। इतिहास व्याख्या का विषय है। ठीक है, अब आखिर में सेक्शन 2.7 और 2.8 हैं अभ्यास, एक्सरसाइजेज और सुझाई गई पुस्तकें, सजेस्टेड रीडिंग्स। हम श्रोताओं को बस ये बताना चाहेंगे कि ये खंड भी स्रोत दस्तावेज में मौजूद हैं, और जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं वो इन्हें देख सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं और कुछ और महत्वपूर्ण किताबों और लेखों के सुझाव हैं, जैसे मॉलैंड, हबीब, बेली, CEI वॉल्यूम 1 के अलावा और भी कई नाम हैं। ये आगे पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम इस चर्चा के निष्कर्ष पर आते हैं। जी, इस पूरी बातचीत से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? की टेकअवेज क्या हैं श्रोताओं के लिए? सबसे पहला टेकअवे तो यही है कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक बहुत ही जटिल, कहें तो कंट्रोवर्शियल क्षेत्र है। इसमें कोई एक सीधा सरल जवाब नहीं है। दूसरा, औपनिवेशिक इतिहासकारों जैसे मॉरलैंड ने अक्सर एक स्थिर या पतनशील अर्थव्यवस्था का चित्र पेश किया, जो कहीं न कहीं औपनिवेशिक शासन को जायज ठहराने के काम भी आया। तीसरा, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे हबीब ने इस दृष्टिकोण को जोरदार चुनौती दी। उन्होंने पूर्व औपनिवेशिक भारत की क्षमता और आंतरिक गतिशीलता पर बल दिया, हालांकि शोषण के कारणों पर उनके विचार अलग थे, बाहरी बनाम आंतरिक। चौथा, संशोधनवादी इतिहासकारों जो बेली जैसे विद्वानों से प्रभावित थे, उन्होंने क्षेत्रीय गतिशीलता, व्यापारियों की अहम भूमिका, एजेंसी और राज्य समाज संबंधों की जटिलता पर रोशनी डाली, जिससे तस्वीर और भी न्यूआंस्ड हुई। पांचवा, नई प्रवृत्तियां अब सामाजिक सांस्कृतिक कारकों, सामुदायिक संरचनाओं और जमीनी स्तर के आर्थिक जीवन, माइक्रो लेवल रियलिटीज पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो हमारी समझ को और बारीक बना रही हैं। छठा, CEHI वॉल्यूम 1 इस पूरी बहस में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने जानकारी को संकलित किया, लेकिन जिसकी अपनी सीमाएं और आलोचनाएं भी थीं। और सातवां और आखिरी टेकअवे, व्यापार की प्रकृति, मुद्रीकरण का स्तर और उसके कारण, और यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस के प्रमुख बिंदु बने हुए हैं। बहुत खूब। ये सारे बिंदु इस विषय की जटिलता और महत्व को उजागर करते हैं। अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न। जरूर। हिस्सा लगान में दे रहा था, क्या वो स्वेच्छा से दे रहा था या मजबूरी में? सोचिए उस व्यापारी के बारे में जो हजारों मील दूर तक माल ले जा रहा था। उसके सामने क्या चुनौतियां थी, क्या अवसर थे? और सोचिए उस बुनकर के बारे में जिसका हुनर दुनिया भर में मशहूर था। उसकी जिंदगी कैसी थी? इतिहास की ये अलग अलग परतें हमें क्या सिखाती हैं कि अर्थव्यवस्था और समाज कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं, और कैसे अतीत की हमारी समझ, हमारी व्याख्याएं लगातार बदलती रहती हैं। ये सचमुच सोचने वाली बात है। और अब हमारे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए कुछ प्रेरणा और कॉल टू एक्शन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, UPSC की तैयारी ये एक मैराथन है, और इस तरह की गहरी समझ, ये एनालिटिकल स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेंगी। ये सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, बल्कि विश्लेषण करना है, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना है, उनकी आलोचनात्मक जांच करनी है। ये यूनिट और इस तरह की चर्चाएं आपको यही सिखाती हैं। बिल्कुल, ये आपकी सोच को विकसित करता है। तो हमारी सलाह है कि इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुनें, नोट्स बनाएं, सोचें कि आप इन विभिन्न तर्कों का, इन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स का अपने उत्तरों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना केवल UPSC के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया को, समाज को, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही कहा।
इतिहास हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। और अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण, ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे दिलचस्प क्या लगा या आपके मन में क्या सवाल उठे। हाँ, आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हम जब भी ऐसा ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।